नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे खेतों में फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं, कहीं कहीं कट भी चुकी हैं, कहीं कहीं पर हमारे किसान भाइयों ने उनसे अपनी पैदावार भी प्राप्त कर ली है। लेकिन किसान भाइयों, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है पैदावार प्राप्त करने के बाद उसके जो अवशेष बचते हैं उसका उचित तरीके से उपचार कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर CR कांटवा जी को, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम में कृषि विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। किसान भाइयों, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि फसल अवशेष हैं क्या? जी मैम, कि फसल कटाई के उपरांत जो भी उनके खेत में बचता है, जैसे पत्तियां हैं, डंठल है, उनकी जड़ें हैं, ये सब फसल अवशेष में आते हैं, जो कि आजकल कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई करने लग गए किसान भाई, जिसके कारण लगभग 80% अवशेष खेतों में ही रह जाता है, जिसे अपन फसल अवशेष कहेंगे। बिल्कुल जी मैम। सर, फसल अवशेष जो बचता है उनसे किस किस तरह की समस्याएं आती हैं और इससे प्रभावित किस किस तरह की फसलों से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इससे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? जी मैं किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि पराली अभी के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लोग जला रहे हैं, जिसके कारण जैसे कि सबसे ज़्यादा पराली धान की फसल की जलाई जाती है, जो धान्य फसल है, जिसके अंदर उसके बाद में गेहूं की फसल की, फिर ज्वार, मक्का, बाजरा, ये तो हुई धान्य फसलों की बातें। इसके अलावा तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली हुई, सरसों हुई, अलसी हुई, तिल हुए, इनके भी अवशेष होते हैं, उन्हें भी जलाने के काम कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ दलहनी फसलें होती है जिनको किसान भाई लगभग उनका सबसे कम अवशेष बचते हैं, जैसे चना हुआ, मूंग हुई, उड़द हुई। अब लगभग देखा जाए तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि 4-5 राज्य तो ऐसे हैं कि पूरा का पूरा कवर हो रखा है, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। यहाँ लगभग बात करें तो पूरे देश में लगभग 550 मिलियन टन अवशेष प्रति वर्ष उत्पादन होता है, जिनमें से लगभग इन राज्यों में 150 मिलियन टन के लगभग पराली किसानों के द्वारा जला दी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान का कार्य है। जी। तो सर, ये जो फसल अवशेष है उनका उपयोग क्या है और क्यों जलाते हैं हमारे किसान भाई फसल के अवशेषों को? जी सरदार जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाइयों को इसके उपयोग के बारे में पता होगा तो मैं मानूंगा कि किसान भाई हो सकता है इसका उपयोग करें और जलाएं कम। सही बात है। पहला उपयोग तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अधिक से अधिक पशु पाले, पशुओं के लिए चारे के रूप में, आहार के रूप में उपयोग करें, या इसका सही रूप से संरक्षण करके, जैसे जिन राज्यों में चारे की उपलब्धता कम है वहाँ पे ये इनको पहुँचाए। इससे क्या होगा कि इनकी आमदनी भी बढ़ेगी और साथ साथ में इनका सही उपयोग भी हो जाएगा, अपने को जलाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उपयोग है, जैसे मशरूम उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है, बायोगैस प्लांट में भी इसका उपयोग होता है, बिजली उत्पादन में भी इनका उपयोग किया जाता है, और दूसरे ऐसे बहुत सारे ऐसे साधन आ गए आजकल कि मल्चिंग के रूप में भी इसको खेतों में बिल्कुल बारीक करके डाल दिया जाता है। जैसे कि लहसुन की फसल है, लहसुन की फसल में अगर अपन इस तरह का मल्चिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि लहसुन की फसल में खरपतवार भी कम निकलेंगे, और लगभग 1-2 महीने में ये गल सड़ के तैयार भी हो जाती है, जिससे क्या होगा कि खाद की भी पूर्ति अपनी फसल को होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जो किसान भाई कर सकते हैं, जैसे खाद बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई इन भूसा का इकट्ठा करके कहीं खड्डा खोद के उसमें थोड़ा गोबर, मिट्टी ये मिला के उसका खाद तैयार कर ले, ताकि उनको किसान भाइयों को जो खाद के ऊपर खर्चा करना पड़ता है वो कम से कम खर्चा ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। एक तरह से जैविक खाद प्राप्त करने की बहुत अच्छी तरह से विधि हमें प्राप्त हो सकती है ना, यदि किसान भाई जागरूक हो जाए थोड़ा सा। सर, फसल अवशेषों को जलाना क्यों आवश्यक होता है? क्या जरूरी है कि वो जलाएं तभी उसका अच्छे से प्रबंधन हो? बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। किसान भाइयों को ये जलाने के पीछे बहुत 2-3 कारण हैं। एक तो कि जब फसल की कटाई होती है तब मजदूर नहीं मिल पाना, या मजदूर मिल भी जाएं किसान भाइयों को तो वो अधिक रेट पे मिलते हैं। जैसे अभी फसलों के हार्वेस्ट हो रही है तो लगभग 400-500 रुपए का एक मजदूर मिलता है। उसके कारण भी किसान भाई जलाते हैं। इसके अलावा किसान भाई जैसे कि
जल्दी से खेत साफ करना चाहते हैं जी जी जी, कि किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा करकट ना रहे, अपना खेत साफ हो जाए, इसलिए भी किसान भाई खेत में इसको जलाते हैं। और सबसे मुख्य कार्य है कि फसल एक कटाई होने के बाद दूसरी फसल किसान भाई जल्दी लेना चाहते हैं, जी जी, कि उसको जल्दी से अपन बुआई कर दे समय पे, तो अपनी फसल समय पे पककर तैयार हो जाए, इसलिए किसान भाई उसको जलाते हैं। जब किसान भाई इसको जलाने के पीछे एक और जो कारण है उनका है कि किसान भाई लागत कम हो, इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे। जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर मैंने कहा, लगभग कंबाइंड हार्वेस्टर से क्या होता है कि उसका फसलों का दाना दाना उपयोग ले लिया जाता है, बाकी 80% अवशेष खेतों में ही छोड़ दिया जाता है। तो ये सब कारण है कि फसलों के जो किसान जलाते हैं, इसके पीछे यही सब कारण है। सर, जो नरवाई जलाते हैं हमारे किसान भाई, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती है और पर्यावरण का भी बहुत नुकसान होता है। तो सर, और क्या क्या नुकसान होते हैं, जरा बताइए हमारे किसान भाइयों को। मैं किसान भाइयों को सदा जी बताना चाहूँगा कि इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, इससे कोई किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता है। जैसे अगर पराली आप खेत में जलाते हो, अवशेषों को अगर आप जलाते हो, तो पहली चीज़ तो जो मृदा में उपस्थित पोषक तत्व है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे नष्ट हो जाएंगे तो अपनी उत्पादकता कम हो जाएगी। इसके अलावा जो भूमि की जो दशा है, जैसे रासायनिक दशा, जैविक दशा और इसके अलावा भौतिक दशा, वो भी खराब हो जाती है। तीसरा मुख्य कारण है, अगर किसान भाई इसको जलाएंगे तो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसमें बहुत सारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्राइड है ना, ये सब सारी गैसें का अत्यधिक बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन का मुख्य असर पड़ रहा है, जैसे आज के समय में बाढ़ आना, बिल्कुल, या अधिक सूखा पड़ना, या इसके अलावा जैसे कि जल्दी से बारिश आ जाना समय से पहले, और समय से पहले बारिश का चले जाना। इसी प्रकार भूमि का जैसे ही जलाएंगे किसान भाई, तो भूमि का तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने से जो भूमि के अंदर जो सूक्ष्म तत्व है वो भी नष्ट होंगे। साथ साथ भूमि की जो दशा है, जैसे पीएच मान है या उसका जल धारण क्षमता करने का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ये बहुत सारे नुकसान के कारण है, इसलिए किसान भाइयों को ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार किसान भाइयों को फसलों पे नुकसान होता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन पे भी इस प्रणाली का इफेक्ट पड़ता है। आपने सुना होगा दिल्ली जैसे सिटी में धुआं से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वहाँ लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ आती है। बहुत सी ऐसी रोग और बीमारियां हैं जो कि उनको हो रही है। इसी प्रकार फसलों में भी ऐसे ऐसे कीट आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है, जो कि ये सब कारण पराली जलाने से, इनके धुएं से होता है। तो ऐसा किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। सर, जो फसल अवशेष जलाते हैं हमारे किसान भाई, तो क्या उनको मतलब जानकारी का अभाव रहता है, उनको या लगता है कि इससे भी कुछ फायदे होते हैं इसलिए वो जला देते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं जी मैम, इसका ऐसा नहीं है। उनको फायदा यही है कि वो ये सोचते हैं कि जलाने से क्या होता है कि खेत तुरंत जलाने से साफ हो जाता है, और किसान उसको ट्रैक्टर चला के अपना कल्टीवेटेड अच्छे से कर लेते हैं। जबकि उनको नुकसान अगर पता हो तो ऐसा किसान भाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एक फायदा है कि वो ये सोचते हैं कि अपना खेत तुरंत जोत के अपन तैयार कर लेंगे, साफ हो दूसरी फसल के लिए दूसरी फसल के लिए तैयार कर सके। हाँ, जबकि उनको नुकसान पता नहीं है कि आने वाले समय में इसके कितने दुष्परिणाम अपने को भुगतने पड़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हमारे केवीके में इतने फोन आते हैं, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि कई ऐसी फसलें हैं जिनके बीज जम नहीं पाते, जिनका अंकुरण नहीं होता। उसका मुख्य कारण यही है कि जो जमीन है उनकी, उसमें जो कार्बनिक तत्व है उनकी मात्रा बिल्कुल नष्ट हो गई, क्योंकि कार्बन बचेगा कहाँ जब जला देंगे तो। हाँ, तो इसलिए उनको जर्मिनेशन का भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो ऐसा किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। जी जी सर, फसल अवशेष प्रबंधन क्यों आवश्यक है या उसके क्या उपाय हैं, आप हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी दीजिए। देखो, मैंने बताया कि फसल प्रबंधन, जो अवशेष प्रबंधन है, वो इसलिए आवश्यक है कि अभी तक मैं बता रहा था बहुत सारे इसके नुकसान है। इन नुकसानों से बचने के लिए अपने को फसल जो प्रबंधन है वो करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर 1 टन धान अगर जलाते हैं किसान भाई, तो लगभग उसमें 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास,
1.25 सल्फर और अन्य बहुत सारे ऐसे कार्बन की मात्रा है जो कि जलाने से नष्ट हो जाती है, कार्बनिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि किसान भाइयों को अगर वो जलाएंगे तो फिर नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर है या अन्य फर्टिलाइजर है उनका उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा और ऐसे करने से फिर उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। साथ ही साथ इसमें जो जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे ज़्यादा भूसा वगैरह जलाएंगे, अवशेषों को जलाएंगे तो इसमें बहुत सारी जो ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसें हैं, मेन गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में लोगों को बहुत सारी तकलीफ आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्राइड ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैस मेथेन गैस है, ये बहुत सारी उनका बढ़ जाती है, जिससे किसान भाइयों को इसका नुकसान ही होता है। जी। सर हम इस विषय पर और भी अभी वार्ता करेंगे, सर से बहुत सारी अच्छी जानकारियां लेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। स्वागत है किसान भाइयों आपका ब्रेक के बाद। आज का हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंधन और हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर CR कांटवा। ये कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम में पदस्थ है। सर हम अभी बात कर रहे थे फसल अवशेष प्रबंधन पर। सर किसान भाई जागरूकता के अभाव में ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं और वो थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं कि जल्दी से जल जाएगी फसल और हमारा खेत साफ हो जाएगा। तो सर क्या शासन ने इसके लिए कुछ कड़े कानून बनाए हैं कि किसान भाई फसल का अवशेषों को जलाए ना बल्कि उनका प्रबंधन करे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सरदार जी। किसानोन को पता नहीं है कि शासन उनके लिए क्या क्या कर रहा है। शासन की कुछ चीजें हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि शासन के द्वारा एक तो जन जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी है, कृषि विभाग भी है, कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, जिनके द्वारा जगह जगह अलग अलग प्रकार से जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ, प्रशिक्षण हुआ या उनको अलग अलग प्रोग्राम करके उनको समझाया जा रहा है कि पराली जलाने से, अवशेषों को जलाने से बहुत सारे ऐसे नुकसान हो रहे हैं जिसका अपने को ही और अपने परिवारों को, अपने जीव जंतुओं को, है ना, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और उसके साथ साथ में हमारे द्वारा उनको ये भी समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं करके आप ऐसा कर सकते हो कि इनका अच्छा प्रबंधन करके आप लाभ भी इसका कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें शासन के द्वारा जन जागरूकता के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा शासन के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर में लगभग शासन के द्वारा 80% अनुदान राशि, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं, वो किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर व्यक्तिगत भी किसान भाई लेना चाहते हैं तो उसमें लगभग 50% शासन के द्वारा सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। इसमें लगभग 15 लाख के इक्विपमेंट्स आते हैं, यंत्र आते हैं, उनमें लगभग सभी ये साधन उपलब्ध होता है। इसके अलावा शासन पराली जला रहे हैं, अवशेषों को जला रहे हैं, वो शासन मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, शासन के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है जो सैटेलाइट के द्वारा, तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा। तो उसमें वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किन किन किसानों के यहाँ पे पराली जलाई जा रही है। हाँ, अगर इसमें अगर
पाया गया तो जिन किसानों के यहाँ जैसे अगर एकड़ से कम जमीन है, ऐसे किसान हैं जिन्होंने पराली जलाई है, उनको लगभग 2500 रुपए का दंड, अच्छा, हाँ, आईपीसी की धारा 188 के तहत रखा गया है। जी जी। इसके अलावा अगर 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच अगर किसान भाई के पास जमीन अवेलेबल है और उन्होंने ऐसा किया है तो उसके लगभग 5,000 रुपए उसको जुर्माना दिल, हाँ। और अगर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो लगभग 15,000 तक का जुर्माना इसमें रखा गया है। तो इसलिए रखा गया है कि किसान भाई ऐसा ना करें। तो किसान भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको जो शासन के जो द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कस्टमरिंग सेंटर के ऐसे ऐसे यंत्र चलाए जा रहे हैं, उनका उपयोग करके वो इनका सही उपयोग कर सकते हैं। सर, आपने स्टूडियो में आया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। चलते चलते एक बार और पूरा समराइज करके हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। जी, मैं बताना चाहूँगा और ये निवेदन भी मैं करना चाहूँगा किसान भाइयों को कि पराली जलाए नहीं, ये एक तरह का अपराध है। इससे क्या होता है कि पूरी अपनी जो जमीन की जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं, इसकी जो ऊपर की सतह है वो कठोर हो जाती है और अपने को आज पता नहीं चल रहा है इन चीज़ों का। तो अगर भविष्य में अपन आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, दूरदर्शिता के हिसाब से काम करना है। आज पता नहीं चल रहा, अब साल 10 साल बाद में उनको पता चलेगा जब वहाँ वो कोई फसल लगा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तात्कालिक फायदा नहीं देखना है, तात्कालिक फायदा नहीं देखना है। इसलिए उनका जो भी फसल अवशेष है उनका प्रबंधन करें। प्रबंधन में भले ही वो खाद के रूप में लें या पशुओं को खिला के फिर उनका खाद उपयोग करें। और क्योंकि आने वाले समय में देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन से कितनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, फसलों में नहीं मानव में भी। तो उनको कम करने के लिए किसान भाइयों को जरूर फसल प्रबंधन करना चाहिए। फसल प्रबंधन के बहुत सारे तरीके हैं और मैंने उपयोग बताया। अगर प्रबंधन में वो सारे उपयोग किसान भाई उपयोग करेंगे, जैसे बिजली बनाने के लिए वो अगर इकट्ठा करके दे देते हैं किसी इंडस्ट्रीज को तो वहाँ से उनको पैसा ही मिलेगा, साथ में बिजली भी मिल जाएगी। बहुत अच्छा। और जैसे बायोगैस यूनिट है तो उसमें भी जो है अवशेष है उनका उपयोग होता है, तो बायोगैस से वो घर का चूल्हा भी चला सकते हैं। इसके अलावा वो जो बायोगैस से सैलरी निकलती है उसको वो खाद के रूप में भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साधन हैं किसान भाइयों को अपनाने चाहिए। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, और हमारे किसान भाई भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें नरवाई नहीं जलानी है, फसल का उचित तरीके से प्रबंधन करना है, उसका उपचार करना है, जिससे हमारे खेतों की उर्वरा क्षमता भी बची रहे और पर्यावरण का प्रदूषण भी ना हो। हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है और अपने खेतों को भी बचाना है। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। संजय सरोवर सिंचाई परियोजना स्वीकृत, प्रदेश को कृषि में अव्वल बनाना हमारा लक्ष्य। चना प्रशेष दिवस का आयोजन, निकरा परियोजना मृदा परीक्षण कार्ड का वितरण और प्राकृतिक खेती मानव स्वास्थ्य हेतु जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल आयोग ने बालाघाट और सिवनी जिले से जुड़ी महत्वाकांक्षी संजय सरोवर सिंचाई परियोजना के प्रस्तावों के प्रथम चरण की स्वीकृति दी है। जल आयोग ने परियोजना की साध्यता का अनुमोदन किया है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के प्रयासों से ये अनुमोदन प्राप्त हुआ है। प्रथम चरण की स्वीकृति से बालाघाट और सिवनी जिले के करीब 300 गांव को से लाभ होगा। इनमें बालाघाट जिले के 117 गांव हैं। साथ ही दोनों जिलों की 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। संजय सरोवर सिंचाई योजना में 357 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे नहरों के सीमेंटीकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश को कृषि के हर क्षेत्र में अव्वल बनाने के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में सभी आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। श्री पटेल विधानसभा के बैठक कक्ष में कृषि विभाग की परामर्शदात्री समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री पटेल ने विभाग की प्रमुख गतिविधियों, प्रदेश की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों और कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाने संबंधी विषयों पर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
बैठक में विधायक देवीलाल धाकड़, राजेंद्र पांडे और प्रद्युमन सिंह लोधी, अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक बनवाल, संचालक कृषि एम सेल्वेंद्रम, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड जीवी रश्मि और जनप्रतिनिधि शामिल थे। श्री बनवाल ने जानकारी दी है कि प्रदेश दलहन फसलों में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में देश के कुल दलहन उत्पादन का 21%, खाद्यान्न में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 10%, कुल राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन का 19% उत्पादन होता है। प्रदेश गेहूं उपार्जन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 तक लगातार विभिन्न श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करता रहा है। ग्रीष्मकालीन मूंग से कृषकों को 80,000 से 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त आय हुई है। प्रदेश को 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेशन के लिए एक्सीलेंस अवार्ड और बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड इन मिलेट प्रमोशन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया पर संचालित राष्ट्रीय जलवायु समुत्थानशील कृषि में नव प्रवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम राजपुर में चना प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सिंह द्वारा कृषकों को चने की प्रजाति RVG 202 के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ये प्रजाति उकठा रोग सहनशील है, साथ ही अन्य बीमारियों के प्रति भी सहनशील है। किसानों को चना में लगने वाले कीट और रोगों से फसल के बचाव हेतु जानकारी दी। चना की इस प्रजाति का उत्पादन 22-24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने कहा कि किसान चने का उत्पादन सीधे बाजार में ना बेचकर दूसरे किसानों को दे, जिससे प्रजाति का बीज अन्य कृषकों को आगामी वर्षों में उपलब्ध हो सके। डॉक्टर नरेश गुप्ता ने प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी कृषकों को दी। कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट और परियोजना संचालक आत्मा बालाघाट में 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती का आयोजन डॉक्टर R.L. राउत, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट के मार्गदर्शन में किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर R.L. राउत द्वारा कृषकों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत पूर्व जानकारी दी गई है और उन्हें प्रेरित किया गया। इस दौरान डॉक्टर राउत ने किसानों को अमृत पानी, दशपर्णी, जीवामृत और गौमूत्र से कीटनाशक बनाने की विधियां बताई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर S.R. धुवारे द्वारा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया गया। केंद्र के वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती के नोडल अधिकारी डॉक्टर रमेश अमूले ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी तथा समाज में फैल रही प्राण घातक बीमारियों से बचा जा सकेगा। उप संचालक कृषि राजेश गोबरागढ़ी ने बताया कि प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित होती है। केंद्र के धर्मेंद्र आगाशे, जितेंद्र नगपुरे ने प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराने में विशेष सहयोग प्रदान किया। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज का हमारा अंक केंद्रित था फसल अवशेष प्रबंधन पर। हम नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।